वापस राजपुताने लेकर चले गए, जहां पर इनकी पुत्री ने पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। यह पहली घटना है संपूर्ण मुगल इतिहास में किसी राजपुताने की विवाहित स्त्री विडो होने के बाद पुनः अपने पिता के घर जाए। पहली घटना है और इकलौती घटना है, इसके अलावा और ये घटना ऐसी घटना नहीं हुई। नेक्स्ट, इसकी मृत्यु के बाद जो शासक हुआ वो हुए मुहम्मद शाह। मोहम्मद शाह 1719 से 1748। वास्तविक नाम इनका रोशन अख्तर। उपाधि जो इनकी जोड़ी जाती थी वो रंगीला, थोड़ा रंगीन मिजाज थे इसलिए इनको रंगीला कहा गया। और ये जहान शाह और शेर के समय सॉरी बहादुर शाह प्रथम के जो पुत्र जहान शाह थे जी, हाँ, जिनकी मृत्यु हो गई उत्तराधिकार के युद्ध में पराजित हुए और उस उत्तराधिकार युद्ध में विजय मिली थी जहांदार शाह को, उसके पुत्र मोहम्मद शाह रंगीला, जिन्हें सैयद बंधुओं ने शासक बनाया। लेकिन मोहम्मद शाह के ही समय में सैयद बंधुओं का अंत भी हुआ। एक षड्यंत्र करके सैयद बंधुओं का अंत किया गया, हत्या की गई। दोनों भाइयों को पहले अलग किया गया, अलग करने के बाद इनकी हत्या की गई। इसी समय क्षेत्रीय राज्यों का उदय प्रारंभ होता है। सैयद बंधुओं की मृत्यु के बाद दरबारी षड्यंत्र से जो भैया अमीर थे, योग्यता जिनमें थी, वो आजी जा चुके थे। और जब दरबारी षड्यंत्र से आजी जा चुके हैं तो उन्होंने अलग साम्राज्य निर्मित करने की कोशिश की, जिसमें काफी लोग सफल भी हुए। इसी के समय हैदराबाद, बंगाल, अवध, उड़ीसा, ये सारे नए नए प्रांत बनाए गए। बिहार का भी प्रांत बना उसमें, जैसे हैदराबाद, निजामुल मुल्क, इसने स्थापित किया। अवध, सआदत खान। बंगाल, अलीवर्दी खान। ये वही अलीवर्दी खान हैं जिनकी मृत्यु के बाद प्लासी हुआ था। ये वही अलीवर्दी खान हैं जो कहा करते थे कि अंग्रेज जो हैं वो उस मधुमक्खी के छत्ते के समान हैं जिसमें यदि हाथ डालोगी तो ये डंक मारेंगी, और यदि इनके साथ प्यार से रहा जाए तो ये बहुत अच्छा शहद देंगी। ये दोनों चीजें, इनको छेड़ा भी ना जाए, इनके साथ मित्रवत व्यवहार रखा जाए ताकि आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सके। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद जो चीजें हुई वो हम लोग जब प्रांतीय राज्य पढ़ेंगे तो उसमें देखा जाएगा। 1737 में पहली बार बाजीराव प्रथम, ये वही बाजीराव है, बाजीराव मस्तानी वाले, बाजीराव प्रथम अपने कुछ योद्धाओं के साथ दिल्ली पहुंचे थे।
दिल्ली पहुंचे, जिसमें मुगल शासक घबरा गए थे और अंततः एक संधि हो गई थी। ये चीजें यहां हुई, एक मित्रवत संधि। 1739 में इसी के समय नादिर शाह आक्रमण हुआ था। इस आक्रमण में बहादुर शाह ने अपने अमीरों के साथ नादिर शाह का मुकाबला किया, लेकिन जब पराजित हो गए तो यह दिल्ली छोड़कर भागने को मजबूर हुए। अंततः लगभग 2 माह तक नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार बना रहा और इस दौरान नादिर शाह ने दिल्ली में जितनी भी लूट हो सकती थी वो सारी लूट की। बाद में स्थिति क्या हुई कि एक संधि हुई जिसमें संपूर्ण पश्चिम के क्षेत्र कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन और दिल्ली में जो लूट की थी, ये सारा लेकर के नादिर शाह पुनः अफगानिस्तान चला गया। ये चीजें हुई, यानी बहादुर शाह मुगल साम्राज्य में अब तक के शासकों में सबसे कमजोर शासक सिद्ध होते हैं। या तो ये कहें या ये कहें कि मोहम्मद शाह के समय मुगल साम्राज्य पर आक्रमण भी बाय हुए, जिसका मुकाबला मुगल साम्राज्य नहीं कर सका, क्योंकि मुगल साम्राज्य अब टूट चुका था कई छोटे छोटे प्रांतों में, और जो भी नए प्रांत बन रहे थे वो सिर्फ मानने के लिए तो मुगल शासक को मान रहे थे, लेकिन मुगल शासक के प्रति उन्होंने पूर्णतः एक स्वतंत्र रुख अख्तियार कर रखा था। नेक्स्ट शासक अहमद शाह। सत्रह सौ 48 से 54। अहमद शाह, इसी के समय पहली बार अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ। कब? 1748। इसी के समय पहली बार अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 1748 में, और यह परंपरा यहीं से शुरू हुई जो 1761 प्लासी के तृतीय युद्ध तक जारी रही। और प्लासी के तृतीय युद्ध से यह निश्चित हो गया कि भारत पर अब शासन कौन नहीं करेगा, अर्थात मराठे अब शासन नहीं करते। वजीर, इसके वजीर थे इमादुल मुल्क। इसने इसे अंधा करके जेल में डाल दिया। और बाद में हत्या भी करवा दी। यानी इस समय तक मुगल शासक इतने कमजोर हो चुके थे कि शासन की संपूर्ण बागडोर वजीर के हाथों में होती थी, या उस समय का जो सबसे शक्तिशाली अमीर होता था उसके हाथ में होती थी। इनके समय में भी इनकी कमजोरी सामने आती है। कारण क्या था? संपूर्ण राजकीय कार्य जो था एक स्वयं नहीं करते थे। राजकीय कार्य उस समय की राजमाता ऊधमबाई इनके हाथों में था, ठीक, जिनकी उपाधि किबला ए आलम, किबला ए आलम की थी। इनकी हत्या का जो रीजन था वो ये था कि इसके दरबार में इसका एक प्रिय हिजड़ा था। संपूर्ण मुस्लिम इतिहास में कई हिजड़ा है।
और जिन्होंने एक बहुत अच्छा रोल भी अदा किया। जो भी रहे, एक अच्छा रोल अदा किया और बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। नाम था जाबिद खान। कहा यह जाता है कि जाबिद खान जब तक रहा, संपूर्ण दरबारी राजकार्य इसी के हाथ में था। अगर दरबारी राजकार, संपूर्ण दरबारी राजकार्य एक हिजड़े के हाथ में दे दिया जाए तो जरूरी नहीं था षड्यंत्र होता, लेकिन जाबिद खान ने इसकी अयोग्यता से लाभ उठाया, शासन अपने हाथों में रखा, जिसका विरोध बाद में इमादुल मुल्क ने किया। इमादुल मुल्क ने इसकी हत्या करवाई और इसकी हत्या के साथ ही अहमद शाह की भी हत्या करवाई। ठीक, अहमद शाह की हत्या के बाद एक शासक बनते हैं आलमगीर द्वितीय। आलमगीर सेकंड। टाइम पीरियड इनका 1754 से 1758। देखिए टाइम क्या है, प्लासी का युद्ध, इसी के समय को, यानी प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक आलमगीर द्वितीय थे, जिनके समय वजीर कौन था, इमादुल मुल्क। एक इमादुल मुल्क जुनैदी थे जो इल्तुतमिश के वजीर थे। ये इमादुल मुल्क हैं, जुनैदी नहीं। ठीक है, इसी ने इसी गद्दी पर भी बैठाया और इमादुल मुल्क ने बाद में हत्या भी की। और कोई विशेष कार्य इनके समय में नहीं था। ठीक, इनके मृत्यु के पश्चात जो शासक हुए उसके विषय में बहुत कम चीजें आई हैं। एक बार कहीं से वॉरपीसियस या समीक्षा अधिकारी में ये प्रश्न पूछा गया था, शाहजहां तृतीय थर्ड, इनका टाइम पीरियड उसमें पूछा गया था 1758 से 59, एक वर्ष। इसको भी गद्दी पर इमादुल मुल्क नहीं बैठाया। वास्तविक नाम इनका था मुही उल मिल्लर। मुही उल मिल्लर पुत्र ये कामबख्श के थे, पौत्र थे। कौन कामबख्श? जब हम लोग बहादुर शाह प्रथम के उत्तराधिकारी युद्ध की बात कर रहे थे तो उसमें औरंगजेब ने वसीयतनामा में 3 पुत्रों का उल्लेख किया है। कौन? मुअज्जम, शाह आलम और कामबख्श। तो उसी कामबख्श के ये पौत्र हैं मुही उल मिल्लर, जिन्हें इमादुल मुल्क ने शाहजहां तृतीय के नाम से 1758 में मुगल शासक बनाया। ठीक, इसी समय क्या हुआ कि जब आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हुई सेकंड की जब मृत्यु हुई तो आलमगीर द्वितीय का पुत्र नाम था अली गौहर। यह बिहार में था, दिल्ली नहीं, बिहार में। और जैसे इन्हें अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला, इन्होंने स्वयं को शाह आलम द्वितीय के नाम से शासक घोषित कर दिया।
दूसरी तरफ इमादुल मुल्क ने दिल्ली में कामबख्श के पौत्र मुहिउल मिल्लर को शाहजहां तृतीय के नाम से शासक बनाया। अर्थात एक ही समय पीरियड में, एक ही टाइम पीरियड में दो शासक मुगल साम्राज्य में एक ही समय दो शासक एक साथ मिलते हैं। ऐसा नहीं हुआ था, है ऐसा, और ये लगभग 1 साल तक चला, जब तक शाहजहां तृतीय को सत्ता से हटाकर शाह आलम द्वितीय स्वयं गद्दी पर नहीं बैठ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट शासक शाह आलम द्वितीय। सेकेंड 1759 से 1806, एक लंबा टाइम पीरियड, एक कमजोर शासक, और इसी के समय में अंग्रेज भारत के स्वतंत्र शासक बनते हैं और ये निश्चित हो जाता है कि भारत पर अब शासन कौन करेगा। देखिए क्या क्या हुआ। इनके समय जो पहली घटना हुई वो थी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध। पहली घटना। दूसरा हुआ 1764 में बक्सर का युद्ध। दो चीजें, यानी दो ऐसे महत्वपूर्ण युद्ध इनके समय में होते हैं जिन युद्धों ने भारत के भविष्य को निश्चित किया। पानीपत युद्ध में मराठी कमजोर हुए और बक्सर युद्ध में मुगल शासक कमजोर हुआ। बचे कौन? यहां मराठों को पराजित करने वाला एक अफगानी था, जो मराठों को पराजित करने के बाद अफगानिस्तान लौट गए। लेकिन इस बक्सर युद्ध में शासक शाह आलम के गुट को पराजित करने वाले अंग्रेज थे, जो विजय के पश्चात भारत में और ज्यादा अधिकारों के द्वारा साथ स्थापित हो गए। अर्थात यहां निश्चित हो गया कि भारत पर अब शासक कौन। नेक्स्ट, इसी बक्सर युद्ध में पराजय के पश्चात शाह आलम ने लॉर्ड क्लाइव को 3 सूबों की जिम्मेदारी दी: बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अर्थात ये 3 प्रांत अंग्रेजों को प्रदान किए जाते हैं राजस्व वसूली यानी जमींदारी क्षेत्र के रूप में, और 1765 इलाहाबाद संधि से प्रदान किए गए। और इसी संधि के पश्चात इन तीनों क्षेत्रों से राजस्व की वसूली के लिए द्वैध शासन व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा चलाई जाती है या प्रारंभ की जाती है, जिसके विषय में कि हम पर्रिकर ने ये कहा है कि यह लूट का राज्य था या डाकुओं का राज्य था। इसके विषय में बहुत से इतिहासकारों ने अलग अलग कहा है, क्योंकि इस दौरान राजस्व इतना ज्यादा वसूला गया कि संपूर्ण बंगाल अकालग्रस्त हो गया था। उस टाइम पीरियड में ये कहा जाता है कि बंगाल के मैदानों में कहीं पे भी आप मनुष्य की हड्डी पड़ी हुई देख सकते थे, यानी कई लाख लोग कालकलवित हुए थे। 1765 से 1772 तक 7 साल, इस दौरान शाह आलम अंग्रेजी कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में थे। यानी मुगल शासक इतना कमजोर हो गया है कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए
अंग्रेजों का शरण लेना पड़ रहा है या किसी सर्वोच्च सत्ता का शरण लेना पड़ रहा है। 1772 में यह शाह आलम यानी मुगल शासक पुनः नहीं, एक दूसरे सत्ता का संरक्षण प्राप्त करते हैं और वो सत्ता थी मराठा। 1772 से 1803 तक ये मराठों के संरक्षण में रहे, यानी शाह आलम मराठों के संरक्षण में रहे। कहां? दिल्ली में। यानी शाह आलम 1772 से 1803 तक मराठों के संरक्षण में दिल्ली में गद्दी पर आसीन रहे। लेकिन इस दौरान इनके साथ एक घटना और घटती है। 1788 में गुलाम कादिर नामक एक व्यक्ति ने शाह आलम को अंधा कर दिया। अर्थात 1788 से लेकर 1806 तक मुगल शासक अंधा था। जिसे अंधा किया गया था वह गद्दी पर रहा। एक संरक्षण, यानी एक ऐसे व्यक्ति की तरह जिसके पास अपनी कोई शक्ति ना हो, सिर्फ नाम मात्र की शक्ति हो, वह छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए भी किसी दूसरे पर निर्भर हो। ये चीजें मुगल शासक की थी। 1803 में ब्रिटिश सेनापति लेक ने दौलत राव सिंधिया ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, दौलत राव सिंधिया को पराजित किया और पराजित करने के पश्चात मुगल शासक, संरक्षण किसका आ जाएगा? अंग्रेजों का। अंग्रेज संरक्षण में कहते हैं 1803 में सेनापति लेक एक समानता के स्तर पर मिलता है। किससे? शाह आलम से। तो जब शासक इतना कमजोर हो कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए किसी के संरक्षण की आवश्यकता हो, तो समानता के स्तर पर मिलना उससे कोई बुरी बात नहीं थी, चीजें थी। यानी जो सम्मान भी था मुगल शासकों का, वह भी यहाँ खत्म हो सकता और अंततः 1806 में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट शासक